हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, इसके साथ-साथ हिंदुस्तान की भी बात करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अनाउंस किया है कि हम बनने जा रहे हैं जो नेक्स्ट हुकूमत होगी मोदी साहब की, उस हवाले से। अगर वो नंबर 3 पे नहीं जाते, नंबर 4 या 5th पे भी रहते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अ, ये सोच, ये फ़िक्र क्यों नहीं आती कि हम कहाँ पे स्टैंड करते थे या आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एक वक़्त था, अच्छे हालात थे, लेकिन इस हालत पे क्यों पहुँचे हम? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ सकी? इकोनॉमिक, सिक्योरिटी सिचुएशन अपनी हमारी डिप्लोमेसी पड़ोसियों के साथ या नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हुए? इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बड़ी बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की, फ़खर अ, यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर वन्स अगेन आपका, आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता कि हम इंडिया से कंपेयर करें या किसी और से, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें ज़हन में आती हैं और आप कुछ न कुछ कह रहे होते हैं कि मैं ये दावा तो नहीं करता कि इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी हो, बड़ा डिफेंस हो, ये सारी चीज़ें हों। बट हमारे लेवल के मुताबिक जितना हमारा कंट्री है, उस लेवल की भी तो नहीं है। क्या आपको नज़र आता है कि हिस्ट्री में हमने क्या गलतियाँ की, आज हम क्या गलतियाँ दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भई हम थर्ड इकोनॉमी बन जाएँगे और बन भी जाएँगे क्योंकि 5th पे थे, 5th से 4th पे आए और अब 4th से वो थर्ड का कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मान नहीं सकते हम या दिमाग में आती है कि नहीं, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। देखें, इंडिया की जो है ना बुनियाद जिस पे वो कह रहे हैं, वो है कि उन्होंने देखें चाइना इसलिए आगे बढ़ा था 80s के अंदर कि उसने अपने लोगों को जो वर्किंग क्लास है, पेजेंट्री उनको एजुकेट कर दिया था, यानी लिटरेसी शायद 90% से ज़्यादा थी चाइना में। ओके, तो जब मॉडर्न इंडस्ट्री वहाँ पे लगी, तो उसमें काम करने की जो है ना एबिलिटी उनके साथ थी। अब इंडिया ने एजुकेशन खासी फैला दी है, मैं तो क्योंकि वहाँ पे होके आया हूँ, जी बिल्कुल, उसका मुझे बिल्कुल नज़र आता है। एग्ज़ैक्टली, अंग्रेज़ी भी लोग जानते हैं, गाँव में भी स्कूल हैं जो अंग्रेज़ी में अपना काम करते हैं और दुनिया में सारा काम अब अंग्रेज़ी में हो रहा है। जी, तो अगर इस ज़ुबान पे आपका अबूर हो और फिर आपने एजुकेशन जो है वो आम लोगों तक पहुँचा दी हो, तो इंडिया में इस किस्म की जो बुनियाद है ना, और फिर उन्होंने 47 से अपनी एक हैवी इंडस्ट्री और आईटीज़ का नेटवर्क बनाना शुरू किया। ये सारी प्लानिंग एक विज़न के साथ थी कि हमने आइंदा कभी किसी के वो आके कॉलोनाइज़ करे, हमें डोमिनेट करने हमने उसकी इजाज़त नहीं देनी। उन्होंने ये सारी प्रिंसली स्टेट्स खत्म कर दी, फ्यूडलिज्म खत्म कर दी, हुँ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स चंद तो बड़ी प्रोग्रेसिव थी, लेकिन ज़्यादातर वही जो महाराजा, राजा थे, नवाब थे, तो शिकार करना और इस किस्म की हरकतों में वक़्त ज़ाया होता था। जी, हिंदुस्तान ने जो विज़न लेके आया कि सबको एजुकेट करो, सबको राइट टू वोट दो, जी, तो ये सारा एक के बाद एक करते हुए और हुकूमतें बदलती रहीं, आइडियोलॉजी में आगे, लेकिन उन्होंने अपनी करेक्शन करते गए क्योंकि वो एक ओपन सोसाइटी है। जी, इंडिया में ये नहीं कि एक आइडियोलॉजी के मातहत हम हर चीज़ को फिर उसमें इवैल्यूएट करना शुरू कर दें। वो जी, प्रैग्मैटिज़्म के ज़रिए आगे आए हैं, ठीक है? उन्होंने चंद अपने असूल रखे, उनको भी काबू रखा, कायम रखा, मसलन कि फॉरेन पॉलिसी में किसी साइड का जो कॉन्फ्लिक्ट्स जी बिल्कुल, आ रहे हैं वेस्ट और ईस्ट के, उससे अलग रख के जी, आप एक बीच में अमन की बात करें, ये सारा कुछ। तो इंडिया की सक्सेस स्टोरी तो यही है। फिर उनके इलेक्शन आप देखें, हर दफ़ा होते हैं और जो फैसला होता है लोग मान लेते हैं। अब अगर पाकिस्तान का देखें तो अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है जी, कि आप ये जो है ना इलेक्शन दिन जो है वो ये जो है इंटरनेट बंद ना जी करें। बिल्कुल, जी हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने देखा है? बिल्कुल,
इससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये जो हैं आप पीटीआई के लोगों को पकड़ते जा रहे हैं, ये बिल्कुल, सारा कुछ, तो ये इलेक्शन क्वेश्चनेबल होता जा रहा है। तो जो दुनिया की है ना कि भी इलेक्शन करवाना तो एक रिचुअल है ना, रिचुअल कहना चाहिए कि एक नेसेसरी प्री कंडीशन है। लेकिन अगर आपने जमहूरियत लानी है तो जी, जमहूरियत जमहूरी तरीके से वो इलेक्शन हो ना, जी, एक कंट्रोल्ड इलेक्शन तो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। वहीं फँसा हुआ है कि 8 तारीख को इलेक्शन भी होगा। वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा भी है कि हमने पता नहीं 2 कितने मिलियन डब्बे और वर्कर्स और ये, और लाहौर में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने कहा है कि जी हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना करे। हुँ, लेकिन अगर एक मेजर पार्टी को इस तरह रिप्रेस किया गया बिल्कुल, है, तो उस इलेक्शन के ऊपर फिर बाद में सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? पाकिस्तान में तो कई चीज़ें इस किस्म की हो जाती हैं, बाद में पहले शोर मचता है, बाद में लोग मान भी जाते हैं, तो वी डोंट नो। हुँ, पाकिस्तान ने अपना वही है ना फ़र्क है, आइडियोलॉजी ड्रिवन ये स्टेट थी जी, और इसने सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलॉन्ग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी करके अपनी तरफ से तो ये एक बड़ी स्पिरिचुअल सी बात है, लेकिन अमलन ये हुआ कि जमहूरियत के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लग गई। हाँ जी, इसी तरह जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो भी विद इन दैट फ्रेमवर्क ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हवाले से हो गया। तो होते उसमें फिर इस किस्म के कानून भी आ गए, ब्lasphemy लॉ, 2 औरतों का विटनेस फॉर 1 मैन फाइनेंशियल अफेयर्स में या पता नहीं किसमें या हर केस में, आई डोंट नो, मुख्तलिफ बातें मैं सुनता रहता हूँ। तो हम ये आइडियोलॉजी ड्रिवन इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के हवाले से लोगों को धोखा भी देते रहे हैं और अपने आप को भी देते रहे हैं। बिल्कुल, तो अब पाकिस्तान जो है इस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है और मैंने अभी सुना है, सही, थोड़ा पढ़ा भी है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत-बहुत बड़ी प्रॉमिसेस कर दी हैं। सही, पीपीपी ने तो कहा है कि हम गरीबों के साथ थे, तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। जी, इसी बिल्कुल, तरह पीएमएल ने भी बहुत प्रॉमिसेस कर दी हैं। जी, पीटीआई का मुझे पता नहीं उनकी क्या प्रॉमिसेस हैं, लेकिन ये 2 पार्टीज़ और जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि देखें हमारा उस दिन हम कमाल करके दिखा देंगे। तो बिल्कुल, बाद में ये भी रिपोर्ट्स हैं इकोनॉमिस्ट की कि दे आर मेकिंग टॉल प्रॉमिसेस विदाउट बीइंग इन अ पोजीशन टू फॉलो अप, प्रॉमिस एग्ज़ैक्टली, करके हाँ। बिल्कुल, तो अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, तो वो पूरी कैसे होंगी आपकी जो बिल्कुल, वादी हैं लोगों के साथ? इस पे क्या कहा जा सकता है जब तक कि इलेक्शन एग्ज़ैक्टली, हो ना जाए और एक गवर्नमेंट बन ना जाए और फिर पता लगे कि वो क्या कहते हैं कि जी हमारे पास रिसोर्सेज़ क्या हैं? एग्री बिल्कुल सर, शहबाज बिल्कुल, शरीफ साहब भी जब आए थे प्राइम मिनिस्टर, तो बाद में पहले तो यही था कि इनके आने के बाद इकोनॉमी जो है बेहतर हो जाएगी, ये बिज़नेस फ्रेंडली है, ये है, वो है। उसके बाद रुपए की जो वैल्यू है वो कम से कम होती गई। हुँ, सो जब तक एक हुकूमत आ ना जाए और वो लोग मान ना लें उसे जी, और उसके पास बताए वो कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, प्रॉमिसेस ये थी, ये मुमकिन है, अब हम ये करेंगे। तो उसके बाद हम शायद कोई एक बिल्कुल सही, रीज़नेबल असेसमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल क्या ठीक हो है। सकता है। हाँ जी। एब्सोल्यूटली राइट सर, लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमारी अगर हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो तकरीबन इसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली, बड़े-बड़े वादे, जी। लेकिन सबको पता है कि हम आईएमएफ से $3 अरब ले रहे हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि 300 यूनिट्स हम फ्री देंगे। बिजली का रेट इस वक़्त आप तकरीबन ये देखें, ₹10 यूनिट है और फ्री 300 हम यूनिट देंगे, मतलब फ़ज़ूल किस्म की बातें, मज़ाक एक जिसको तो वो कहते हैं है ना, एक कि अभी एक तरफ तक जी, अपना लैंड रिफ़ॉर्म हमारा नहीं हुआ अभी तक, नहीं जो सर, होना नहीं सर, चाहिए। एग्ज़ैक्टली, तो वो ना पीपीपी ने कहा है, ना किसी और ने, मैंने नहीं सुना कि लैंड रिफ़ॉर्म की कहीं बात हुई है। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज पे कोई बात मैंने नहीं सुनी इनकी होते हुए। नहीं, आपने देखा है इनके नो,
पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो ये क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जद में आने वाले मुल्कों में से है। बिल्कुल, ये 5 चंद बदतरीन ममालिक में है सर। तो बस फिर उस पे तो कोई इनका ख़ैर ये फ़िलहाल तो दे आर डाइंग टू कम इंटू पावर। तो एग्ज़ैक्टली। पावर में आने के लिए क्या-क्या इन्होंने दे आर प्रॉमिसिंग ए, वो सातों आसमान की जो है ना या बरकतें, वो सारी इस किस्म की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक, सो बिल्कुल सही। अंटिल द इलेक्शन एंड देन दुनिया उसको मानती भी है कि नहीं, अगर इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया और लोगों को वोट ही ना देने दिया, हुँ, तो फिर एक और मुसीबत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी, क्या बिल्कुल कहा ठीक। जा सकता है? हुँ। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इकोनॉमी की बात की। हम अभी भी आईएमएफ के साथ हमारे आईएमएफ ने कहा है कि गैस महँगी कर दे, बिजली मज़ीद महँगी कर दी, 2 दिन पहले गैस मज़ीद महँगी कर दी और इस वक़्त ये शायद हिस्ट्री की महँगी तरीन बिजली और गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में। एक अच्छा, कमज़ोर गरीब मुल्क है। लेकिन जी, सर दूसरी तरफ अभी बजट अनाउंस हुआ था इंडिया का, $14 अरब उन्होंने सिर्फ़ अपने कश्मीर के लिए मुख्तस किए हैं। जी, अब जब हम सोचते हैं कि $14 अरब हमारे पास टोटल जो रिज़र्व्स हैं वो 8 से 10 अरब डॉलर हैं, बमुश्किल। वो भी वो उस सूरत में कि जब हम उसमें सऊदी अरेबिया के 3 अरब डॉलर भी काउंट करें और यूएई के भी, चीन के भी और आईएमएफ के भी, तो तब जाके हमारी ये अमाउंट बनती है। तो वो सिर्फ़ एक अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए। हम कहते नहीं जी हम 5 फरवरी मनाते हैं और हम कहते हैं जी कश्मीर को हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और लेके रहेंगे आज़ादी। मतलब इस तरह के बहुत सारे नारे हमें सुनने को मिलते हैं। वाक़ई ये हकीकत है। हकीकत होती तो 76 साल में कुछ तो करके दिखाते ना यार, क्यों मुझसे मेरे मुँह से यही बातें तुम सुनवाते हो? 3-4 इन्होंने जंगें भी कोशिश कर ली। जी। अच्छा भला कश्मीर पे भी एक इससे जो अब हुआ है उससे अलग डेवलपमेंट हो रही थी, वाजपेयी जी के आने के बाद, हैं? उसको इन्होंने सैबोटाज कर दिया। फिर वो जो है मनमोहन सिंह मुशर्रफ अंडरस्टैंडिंग जो थी जिसको कहा जाता है कसूरी प्लान, या उसपे भी एक एग्रीमेंट हो रही थी और वो सारा कुछ मैंने अपनी जिन वाली किताब में मेंशन भी किया है कि जी। 15 साल तक या पता नहीं 20 साल तक लाइन ऑफ कंट्रोल विल बी द इंटरनेशनल बॉर्डर। उस दौर में वो कोशिश होगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और ये देखिए दोनों ने एग्री किया था कि थर्ड ऑप्शन की कोई जगह नहीं है, ना इंडिया माना ना पाकिस्तान माना कि एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी बनेगी। भई सारा अगर बाकी प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गई हैं तो कश्मीर क्यों दोबारा एक अलग स्टेट बनेगी, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? हुँ। तो पाकिस्तान में इसको मान लेना बड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उनकी मर्ज़ी है भैया। इंडिया तो आप बता रहे हैं 14 अरब वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, डॉलर्स कर रहा है या रुपए कर रहा है? $14 बिलियन सर, $14 अरब तो डॉलर। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दे आर या इन्वेस्टिंग। तो और पाकिस्तान का सॉरी बुरा हाल है। तो ये वो नारे मार के ही जो क्या बातें अगर हल हो जाती तो 76 साल तो गुज़र ही गए हैं। या अभी भी इन्होंने कश्मीर डे बनाया है और वो सारा कुछ आई डोंट जी। अंडरस्टैंड कि या तो चैलेंज करें ना कि मैंने अपनी किताब में कहा है कि 1 नवंबर को लॉर्ड माउंटबेटन हू वाज़ देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो लाहौर आए और पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुलाकात हुई। उन्होंने ऑफ़र किया कि 3 जगह पे हम प्लेबिसाइड करा लेते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। जी। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ पाकिस्तान डिडंट एक्सेप्ट इट। ये जो है उनकी किताब जो है एजी नूरानी की किताब जो है कश्मीर के ऊपर उसके अंदर दिया हुआ है और मैंने वही रेफरेंस दिया है और वो अपनी जगह इज़ अ रिलायबल रेफरेंस, उसके और भी जगह मेंशन हुआ है। इसी तरह दिसंबर 1947 में नवाबज़ादा लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली जो उनके बहुत क्लोज थे, ये दिल्ली गए। वहाँ पे होम मिनिस्टर जो थे उनके सरदार पटेल, उन्होंने कहा यू कीप कश्मीर वी कीप हैदराबाद।
उसके बाद ये ऑफ़र भी हुई, मैंने वो सारी डिटेल्स दे दी हुई हैं। जी, आपने नहीं मानी, आपने जंग करके लेने की कोशिश की और वो जंग आप कामयाब नहीं हो सके, बस जो ले लिया आपने, वो ही आपके पास तब से है। बिल्कुल। तो क्या मान ना लिया जाए कि भई जब ऑफ़र थी पूरे कश्मीर की तो तब तो हम माने नहीं। ओके, जब तक एक स्टेट अपनी पास्ट की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करती और जंग जगह जब हार जाते हैं, तो बस फिर गए ना आप। बिल्कुल, और बिल्कुल। इतनी ज़्यादा बैड उसके बाद वो फिर रिलेशंस हो जाते हैं कि दूसरा 1 इंच देने को तैयार नहीं। उनके कई लोग मारे गए थे उस जंग में, उसमें हमारे लोग भी मारे गए थे। हुँ, जब खून बह जाता है तो फिर कौन देता है उस ज़मीन को? बिल्कुल। तो अब 74 साल बाद भी अगर अकल ना आए और कि कश्मीर पहले हल करो, ये करो, वो करो, सो आई डोंट नो वेयर दिस विल अल्टीमेटली लीड अस। इसी तरह मैं समझता हूँ इंडिया को भी अगर पाकिस्तान की नई हुकूमत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, जी, तो उनको भी एक डायलॉग का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। राइट। वहाँ पे बिल्कुल एक जो है ना कि हम वी डोंट वांट टू टॉक टू पाकिस्तान जब तक वो टेररिज़्म खत्म ना करें, तो टेररिज़्म अब तो मैंने देखा है ख़ासी उसकी बिल्कुल, निशानी कोई नज़र नहीं आती, कम हो गई। कम हो गई है और सो वो पाकिस्तानी कहते हैं बलूचिस्तान में ये इंडियन बहुत इन्वॉल्व्ड हैं और इधर और उधर। ये अब हम जो इंटेलिजेंस की जो है रिपोर्ट्स वो हम तो बैठ के जज नहीं ना कर सकते इतनी दूर से। बिल्कुल, बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल, असूल की बात ये है कि इंडिया हमारी तरफ इंटरफेयर ना करे, हम उधर ना करें बिल्कुल, और बहुत उस अच्छी बात है। व्हेन वी से दैट द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी व्हाट वी मीन बाय कि हम उधर नहीं, वो इधर नहीं। ओके, राइट। यानी कहना है कि कश्मीर में तो हम करेंगे वो बलूचिस्तान में ना करें, ये नॉनसेंस आर्गुमेंट है ना। बिल्कुल सही। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये वाली बात आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आए और ये डायलॉग्स करे लेकिन अ, इंडिया की एक बात हम सुनने में आती है जब वो बात करने की बात भी करते हैं कि चलो जी बात करते हैं हुँ। वो कहते हैं जी बात करनी किन से है रावलपिंडी से बात करनी है या इस्लामाबाद से बात करनी है सर ये क्वेश्चन आपको कितना रेलेवेंट लगता है मतलब मैं अगर ज़ाती राय दूँ, तो मुझे तो ठीक उनका ये क्वेश्चन लगता है, लेकिन आप क्योंकि ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपका टेक इस पे चाहूँगा? मैंने इंडियंस को हमेशा कहा है कि जो पाकिस्तान में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि रियल पावर उनके पास है। जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, तो कोई भी फैसला जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कर भी ले, तो ओके, वो सिंसियरली फॉलो नहीं हो सकती। जी तो बिल्कुल। आप अपने तरीके से अपना वो डेलीगेशन बनाएँ जो नेगोशिएट करेगा। हिंदुस्तान में तो तरीका ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट फैसले करती है, जी, लेकिन वो साथ अपनी टीम में अपनी आर्मी के, सिक्योरिटी के लोग रखते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में जो सिलसिला जो मॉडल है वो ये है कि जीएचक्यू और इस्लामाबाद दोनों की कंपोज़िशन जो भी पाकिस्तान बनाए ये इंडिया को क्यों इतराज़ होना चाहिए? जी, जी, पाकिस्तान की टीम भी बने जो वाक़ई इन दोनों को साथ लेके चले। जी। अगर आईएसआई के लोग और बाकी जो हैं वो मेन नेगोशिएटर पाकिस्तान बनाता है तो मैं नहीं समझता इंडिया को इतराज़ होना चाहिए। सर वो ये नहीं कहते कि हमें इस पे एतराज़ है, वो कह रहे हैं कि फैसला साज़ी का हमें नहीं पता चलता कि फैसला एक्चुअल किसके साथ होगा कि हम बात करें तो वो फिर कहे कि हाँ दैट्स ठीक राइट। है भई हमने ये बात कर ली बस यही सेटलमेंट है। ये ये पॉइंट है क्योंकि उनका। उसकी वजह है ना कि 99 में तो ये वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जब फैसला किया था तो हमारी ये जनरल मुशर्रफ ने उसका सत्यानाश कर दिया तो वो बात यही तो असल वो है ना एक डिसट्रस्ट है ये सर। वो बात बात तो वो दुरुस्त करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अ, अब जहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है इसके पास ये मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा रिपीट इसी बकवास को कर सकते हैं। मुझे नहीं सही। लगता। राइट, 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 राइट। वैसे पाकिस्तान में कल को क्या हो जाए, ना कोई मुझे पता पता नहीं। है, ना तुम्हें पता है। हाँ जी, लेकिन अगर किसी को इस 99 के बाद अगर समझ आई है, तो कितने आज 25 साल हो गए हैं, जी 2024 बिल्कुल, 25 इयर्स। 25 इयर्स जी, के बाद भी अगर पाकिस्तान फैसला कुछ करता है, एक हुकूमत करती है, उसको सैबोटाज एस्टेब्लिशमेंट कर देती है, तो फिर
टू बैड, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता। यस, तो ये पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये तो उन्होंने फैसला करना है ना। एग्री, तो बिल्कुल। यहाँ पे बात रुकती है कि इंडिया किन से बात करे, जो भी इंडिया पाकिस्तान का डेलीगेशन आए, हुँ, गिव देम वन मोर चांस, मैं समझता हूँ। बिल्कुल 25 साल 25 साल की सज़ा पाकिस्तान को ठीक-ठाक मिल गई है। जी, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन तैयार होता है कि भई चलो कश्मीर पे भी बात करते हैं, ये वो। जी, कश्मीर का जो फैसला होगा वो यही होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल इधर आपकी, उधर हमारी। जी, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता भई। बिल्कुल। इंडियंस कहते हैं नहीं जी हम तो कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा यार फिर ओके, फिर जंग होगी तो अगर आप जीत जाएँगे तो मुबारक हो, वरना मुझे लगता है वो जंग दोनों का सत्यानाश कर देगी। बेशक, तो बेशक, बेहतर है बिल्कुल। कि आप अपना कश्मीर रखें, हम अपना रखें। और इसके बिल्कुल, बाद पाकिस्तान का भी ये बहाना खत्म हो जाए और अपने कश्मीर को और बाकी लोगों को इस इस डिल्यूजन में ना डालें, उनको किसी हुँ, और काम में डालें। पढ़ाई-लिखाई के अंदर, इंडस्ट्री लगाने के अंदर, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर, इधर लेके आएँ ना लोगों को। बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट लेकिन जब तक ये उसके ऊपर कहेंगे जी हमारी शाह रग, ये वो, नो चांस। इंडिया डज़न्ट नीड दिस सॉर्ट ऑफ agreement as much as पाकिस्तान डज। और ओके। उसकी वजह मैंने तुम्हें बता दी है कि पाकिस्तान तो वरना जीरो है। हुँ, ये चाइना के पीछे लगे होते हैं, तो चाइना ने क्या पाकिस्तान के कहने पे इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर दी है सजा नो, देने के लिए? कभी नहीं। तो कभी नहीं की। तो हम एग्ज़ैक्टली। इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये समझाएं आप। हुँ, एग्ज़ैक्टली। चाइना अ, जो है वो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। तो उस दोस्ती में अगर पाकिस्तान भी ना करे और चाइना भी ना करे इंडिया से ट्रेड, फिर तो समझ आती है। हुँ, तो अगर चाइना अपना वो इंटरेस्ट पूरा रख रहा है तो सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने ये एक सेल्फ इम्पोज्ड लगा ली है अपने के ऊपर। तो देन हु इज द लूजर भाई? बिल्कुल सो सर, द एग्री। नन ऑफ दीज थिंग्स मेक सेंस फ्रॉम अ रैशनल होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिल्कुल। ना रीजन और ना एक होलिस्टिक सोच है हमारे लोगों के अंदर, हमारी लीडरशिप के अंदर। बिल्कुल सही है एंड एब्सोल्यूटली राइट सर। हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर जो आपने एग्जांपल दी कि चीन और इंडिया के दरमियान भी क्लैशेज़ हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी क्लैशेज़ हैं और चीन पाकिस्तान का ज़्यादा करीबी दोस्त है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपना कारोबार हिंदुस्तान के साथ बंद किया हो। कारोबार उनका चल रहा है, अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में भी मसाइल हैं, लेकिन उनके बीच में भी कारोबार चल रहा है। और मेरे ख़्याल अगर ये सोच हमारी भी हो जाए और ये फ़ैसला आज हम भी कर लें, तो ये कभी नहीं हो सकता कि कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं है। तब बेशक। है जब आप उसको सॉल्व करना चाहें, वो कश्मीर का मसला हो या कुछ और चीज़ें हों, हो सकती है बात और हल भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, वही आप वाली बात है कि इंडिया ने तो तरक्की की है और तरक्की कर रहा है और करता भी रहेगा, लेकिन नुकसान हमारा है और हम पीछे रह गए बहुत सारी चीज़ों में। और क्योंकि उसकी मेन वजह ये नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर सकते थे या नहीं की कुछ की भी, लेकिन और बेहतर कर सकते थे। बट सिर्फ हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम इस लेवल पे खड़े हैं कि वो सिर्फ कश्मीर का बजट 14 अरब डॉलर दे रहा है और हम 3 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने बांध के खड़े हैं और वो जो ऑर्डर जारी करते हैं हम उसको एज इट इज हमें उस पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक यू।